बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनाए जी, खैरियत सेहत कैसी? कंप्यूटर साइंस हमने शुरू की हुई है 9th क्लास की फेडरल बोर्ड, और जनाब इसका न्यू बुक न्यू सिलेबस है। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग पहुंच गए हैं, जिसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, मगर एक्सरसाइज का इसमें यह है चक्कर है जी के बहुत से सवाल जो है वो कंसेप्चुअल हैं और इसका जवाब किताब में नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो सारे कंसेप्चुअल हैं, मगर घबराना नहीं है, उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, कर देते हैं इसके साथ भी कुछ बंदोबस्त इंशाल्लाह। एक्सरसाइज की कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो भी कुछ कंसेप्चुअल हैं। कुछ इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बोर्ड के मॉडल पेपर्स के मुताबिक फ्लो चार्ट बहुत अहम है। तो फ्लो चार्ट कौन कौन से अहम है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक फ्लो चार्ट एक्स्ट्रा कराना भी है आपको, क्योंकि ये मॉडल पेपर्स में भी आए हुए हैं। 3 पेपर मेरे पास मॉडल पड़े हैं, जिनको देख के फिर मैंने ये जो है ना सारा कुछ बनाया। तो जब आप स्टार्ट करते हैं, मज़ीद तकरीर की है और आपका टाइम ज़ाया किए बगैर किताब के अंदर जाते हैं। जैसे मैंने बताया, चैप्टर 2 का नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एल्गोरिथम। इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, उसके बाद डिज़ाइन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितनी किस्म की प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम होती क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सिंपल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद डिज़ाइन की बात करेंगे तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, पहले एल्गोरिथम हो जाएगा और उसके बाद फ्लो चार्ट्स हो जाएगा। तो उसके बाद फिर IPO चार्ट्स है, लाभ वाला डेफिनेशन है, वो पढ़ेंगे। IPO चार्ट बहुत अहम है क्योंकि एक्सरसाइज के तकरीबन सारे सवाल IPO चार्ट से रिलेटेड है, और फ्लो चार्ट भी बहुत अहम है। मॉडल तीनों मॉडल पेपर्स में फ्लो चार्ट लॉन्ग सवाल 6 नंबर का आए हुए। तो फिर जब आप चलते हैं, पहले एक्सरसाइज पे इसके MCQs करने की कोशिश करते हैं। For a problem we face in a real world situation, in what sequence we will follow। एक आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं 213 के हिसाब से, यानी हम पहले किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा मसला है क्या, उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आखिर में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई इसके मुताबिक हमें हल करके दे दो। तो इसका दुरुस्त जवाब आएगी सीरीज 213। इनमें से कौन से जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है, तीनों किस्म की प्रॉब्लम हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। इसका जवाब ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी 1, 2 एंड 3। काउंटिंग प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम एंड डिसीजन प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब है लॉजिकली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बहुत से बच्चे इसका जवाब देते हैं थिंकिंग लाइक अ कंप्यूटर। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर थिंकिंग आप अंदर टॉपिक से भी देख लें, वहाँ पहली लाइन में ये लिखी हुई है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम लॉजिकली इज द कंप्यूटर थिंकिंग। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम हमें सबसे पहले जनाब मूव्स चाहिए, फिर स्टार्ट चाहिए, उसका फिर एंड चाहिए। तो इसके तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं, ऑल ऑफ देम, A, B एंड C। 8 क्वीन पजल हमने किताब के अंदर पढ़ा है। ये एग्जाम्पल है आपकी सर्चिंग की, जिसमें आप सर्च करते हैं कि अगली जो गोटी है वो 12 गोट या इस तरह का, आपने शतरंज हो गई अमूमन जो है ये 8 क्वींस पजल। तो ये आपने देखोगे आप सर्चिंग उसमें होती है कि अब भाई कहाँ रखना चाहिए, जो अगली चाल कहाँ चलनी चाहिए, सर्चिंग करते हैं आप। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विद द गिवन वैल्यू, इसको भी सर्च ही कहा जाता है। किसी भी चीज़ की लोकेशन मालूम करना, किसी भी एलिमेंट की। IPO चार्ट से बनता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लो जी, पहला सवाल ही कंसेप्चुअल है, क्योंकि पेज नंबर 58 पे मैं आपको तभी हर चीज़ बताता हूँ साथ साथ। देखिए यहाँ पर ज़रूर सिंपल प्रॉब्लम और उसका कॉम्प्लेक्स का जिक्र है, मगर एक्चुअली वो अल्फाज नहीं है जो आपको 3 नंबर दिलवाएंगे। सिर्फ कंसेप्ट इसमें से आपको मिल सकता है कि अगर आप देखें कि सिंपल प्रॉब्लम को 4 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 6 स्टेप की ज़रूरत होती है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ से मिल गया है। अब हम इसको जनाब करने जा रहे हैं अपने अल्फाज में। ये देखें जी, सिंपल प्रॉब्लम, these problems are easy to understand and can be solved directly in few steps, usually in 4 steps। अभी हमने देखा कि सिंपल प्रॉब्लम को 4 स्टेप्स में सॉल्व किया जा सकता है।
जबकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दीज प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट एंड यूजुअली नीड टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, जिनको सब पर, ये देखें डी, ऑप्शन नंबर 2 देखें, डीकम्पोज द प्रॉब्लम। लेकिन ऊपर ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पर प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ ये बात की जा रही है, नीड टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, सब प्रॉब्लम्स। Usually 6 steps required to solve complex problem। complex problem को solve करने के लिए 6 steps की ज़रूरत होती है। तो ये इसका जवाब आप नोट कर लें, कॉपी पेंसिल ले लें, टिक कर लें। कॉपी नहीं है तो बाजार से ले लें, पेंसिल नहीं है तो भाई से ले लें, बहन से ले लें, कोयले से लिख लें, कोई चीज़ होगी लिखने के लिए उससे लिख लें, नहीं तो फिर स्क्रीन शॉट ले लें। बल्कि मोबाइल तो यकीनन इन दोनों आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, अच्छी बात है क्योंकि पेपर्स नज़दीक हैं। अगला सवाल देखते हैं जी, वाई सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स प्रेफर टू यूज आईपीओ। आईपीओ चार्ट्स के कुछ एडवांटेज असल में पूछे गए हैं। सवाल सीधा होता है, इसको उल्टा करके पूछा जाता है ताकि चेक की जाए कि स्टूडेंट्स का थिंकिंग और कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है। ये फेडरल बोर्ड में देखा जाता है। अब देखिए आईपीओ चार्ट ये भी था, मेरे जैसे भोले बादशाह इसको ये लिख देते डेफिनेशन, ऐसा नहीं था क्योंकि टीचर भोले नहीं होते, वो फिर काट देते हैं सवाल को। तो भोला नहीं बनना, ये जवाब देना है। To visually represent an IPO model, we use IPO charts that represents the input, process and output in tabular form। टेबल की शक्ल में होते हैं। अभी हम एक्सरसाइज के सवाल भी करने जा रहे हैं। IPO charts are considered a handy tool that software designers use to solve the problem। क्योंकि इसमें इनपुट, आउट, प्रोसेस और आउटपुट अलग-अलग मेंशन कर दिए जाते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर होता है उसको पता लग जाता है कि भाई मेरा मसला क्या है, मैंने इसको करना क्या है और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इसलिए आईपीओ चार्ट बहुत ही अहम है। सवाल नंबर 3 है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग में फ़र्क बता दें। हालांकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी लॉजिकल थिंकिंग ही होती है, मगर थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है, वो है पेज नंबर 60 और 63 पे। पहले पेज नंबर 60 पे देखें कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है। ये जी, यूजिंग कंप्यूटेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिक्वायर्ड टू एबिलिटी टू थिंक इन अ सर्टेन वे विच इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज कंप्यूटर थिंकिंग। इसका मजीद भी लिखना है ये वाला, कंप्यूटर थिंकिंग कैन बी थॉट ऑफ एज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ये 2 पॉइंट बन जाएंगे। इसका पहला पॉइंट ये बन जाएगा, दरम्यान में लाइन लगा के कर लेंगे, बल्कि 3 पॉइंट बन रहे हो तो फिर ठीक है, ना बन रहे हो तो लाइन नहीं लगानी, फिर वो 1 नंबर बोर्ड वाला काट देगा। ऐसे ही लिख दें, ऊपर नीचे 2 लाइनें लिख दें। अब ज़रा पेज 63 पे जाके देखते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग के बारे में वो क्या बताने जा रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग, किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, किसी ख़ास वजह मालूम की जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है एक से ज़्यादा जो है वो आउटपुट या डिसीजंस पर पहुंचा जाता है और फिर फैसला किया जाता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सेंसिबल है। यानी लॉजिकल थिंकिंग में आप ज़्यादा खोल कर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं, उसके कई हल निकालते हैं, प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें से बेहतरीन हल क्या है। तो ये लॉजिकल थिंकिंग है। और सिंपल तरीके से कंप्यूटर की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहा जाता है। ये अगला सवाल, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, पेज 61 अगले पेज पे है। 4 किसी भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग की 4 प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे फिर वही बात है जो मेरे जैसे बोल रहे हैं, वो खाली नाम लिख देंगे और नारे मारते घर आएंगे कि लो जी सवाल हमें 1 आता था, 3 नंबर हमें आ जाएंगे। पेपर जब जवाब आएगा 1 नंबर लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने राइट लफ्ज़ यूज़ किया है। लिस्ट लफ्ज़, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर लिस्ट लिखा हुआ हो या बाकायदा मेंशन हो कि राइट नेम ओनली, तो फिर खाली नाम देने, वरना एक लाइन आगे बतानी होती है। तो आप बताएंगे फॉलोइंग आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। नंबर 1 डीकम्पोजिशन, सिर्फ एक लाइन बता दें। ब्रेकिंग डाउन द लार्जर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, बस। एब्स्ट्रैक्शन का बता दें कि टू रिमूव द अननेसेसरी डिटेल टू सोल्यूशन, बस यहाँ तक। पैटर्न रिकग्निशन का बता दें, एग्जामिन द प्रॉब्लम फॉर ए पैटर्न और सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रीवियसली सॉल्व्ड प्रॉब्लम। एल्गोरिथम को बता दें, दिस इज एन एक्चुअली डिजाइन। तो जनाब अगला सवाल,
वो कौन सी, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड टू डिजाइन अ सॉल्यूशन, पेज 64 पे। देयर आर टू मेथड्स यूज्ड टू डिजाइन अ सॉल्यूशन। Number one, there are two methods that are used to design a solution. Number one, flow charts, and number two, concept maps. खलास, बस इतने जवाब था। अब आप कहेंगे सर जी ये थोड़ा तो नहीं है, नंबर तो नहीं कटेंगे? जी नंबर नहीं कटेंगे, बड़ा है इतना। अगला सवाल, कौन सी कंप्यूटेशनल टेक्निक है जिसमें प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? ये फिर दोबारा आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे हम वापस आते हैं, पेज 61 पे। और आपको याद है मैंने पेज 61 पे पहला पैराग्राफ को हाईलाइट किया क्योंकि ये हमारा शॉर्ट नंबर 6 का जवाब है, डीकम्पोजिशन। आप बताएं जी कि डीकम्पोजिशन, अब देखिए सवाल को जरा समझें, उसके हिसाब से जवाब दें। उसने पूछा है भाई कौन सा, विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक। आप बताएंगे जनाब भाई साहब उस्ताद मोहतरम, डीकम्पोजिशन इज द टेक्निक which can use to break down the larger problem into smaller, यानी यहाँ से आप ऐसे शुरू करेंगे, decomposition is the technique which can breaking down the larger problem into smaller manageable parts and working on them one by one. These smaller problems are referred as a sub-problem. This is the way we can simply solve the problem easily. अब लोहा हो गया, स्टील मियाँ मियाँ, हाँ मियाँ मियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वाई डू वी नीड टू थिंक कंप्यूटेशन, क्यों हमें कंप्यूटेशनली थिंक करना चाहिए? पेज नंबर 60। अब इसी टॉपिक के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है। अब जनाब इसका जवाब देंगे जी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग encourages not only to reflect clearly on a problem they are solving but also to define a repeatable solution for it. जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो हमें सिर्फ ये नहीं पता होता कि प्रॉब्लम है क्या, बल्कि हमें इसके साथ साथ जितने पॉसिबल ऑप्शन होते हैं सॉल्व करने के, हमें वो भी, यानी जितने मुमकिन हल होते हैं हमें वो भी समझ आ जाती है। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली यानी कंप्यूटेशनली समझना चाहिए, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें और उसके बाद उसके देखें कितने सोल्यूशन बनते हैं और सबसे बेहतरीन सोल्यूशन क्या है। आपने कहीं बाहर जाना है तो आपके पास कई ऑप्शन होंगे। सपोज आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो भाई टाइम आपके पास कितना है, खर्चा कितना आपके पास, पैदल चलना है या टांगे पे बैठना है, घोड़े पे बैठना है, गाड़ी पे बैठना है, जहाज़ पे बैठना है। बहरी जहाज़ पे तो नहीं बैठ सकते क्योंकि समुद्र कोई नहीं मिलता। वैसे इंडिया ने जंग में ज़रूर कहा था जी कि इंडिया ने लाहौर और पेशावर की बंदरगाह को तबाह कर दिया है, तो मैंने बड़ा नक्शे में ढूंढा, लाहौर मैंने देखो भी है, मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी बंदरगाह है भाई जो उन्होंने तबाह कर दी है। तो ये इसलिए जनाब वो नहीं करना, बाकी तो ये प्रॉब्लम होती है। अब जब आपके पास सोल्यूशन आ जाए तो आप देख सकते हैं जी ठीक है जी हमारे लिए ये सूटेबल मैनर है। अगर फैमिली के सपोज 10 बंदों ने जाना है तो बजाय 2 कारें करने के सीधा सीधा जनाब एक बड़ी हाईएस कर लें या सीधा सीधा लग्जरी कोच पे बैठ जाएं, डाइवो कोच पे बैठ जाएं, पेप्सी भी पियेंगे, टॉफ़ी भी दे देंगे। तो ये चीज़ मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं आपको उस कंप्यूटेशनली सोचने के। लो जनाब अगला सवाल करने जा रहे हैं और ये खैर से दोनों अब कंसेप्चुअल हैं, नामा भी कंसेप्चुअल है और 10वां भी कंसेप्चुअल है। तो लो जी नामा सवाल करने जा रहे। ओ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो मिस हो गया भाई, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 रहता है, माजरत। वो कह रहा जी आइडेंटिफाई 3 कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स फ्रॉम फॉर अदर सब्जेक्ट्स दैट यू आर स्टडीइंग इन द क्लास, ये भी कंसेप्चुअल है। 7वां शॉर्ट तो जनाब एक तो वो कह रहे कंप्यूटर को छोड़कर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? सपोज कैलकुलेट द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स इन द क्लास। फिजिक्स में हम सपोज क्या पढ़ रहे हैं जी? कैलकुलेटिंग द स्पीड यूजिंग द फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। केमिस्ट्री में हम ये पढ़ रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है किसी भी एलिमेंट्स की कंपाउंड के अंदर। सपोज H2O है तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन कितने एटम है। तो देखिए हर चीज़ में हर सब्जेक्ट्स में जो है ये कंप्यूटिंग प्रॉब्लम जो है ये सामने आती रहती है। तो ये इसका जवाब था जो आपने देना ये। अब जनाब रह गए 2 सवाल, वो दोनों भी कंसेप्चुअल हैं। टेलीफोन नंबर वाला और A से 20 शहर में जाना है,
मगर बी से जाना ए से सी में है, मगर दरमियान में एक और शहर भी पड़ता है। एक ए शहर से बी शहर में जाने के लिए 4 रोड्स हैं और बी से सी में जाने के लिए 2 रोड्स हैं। तो वो पूछा भाई टोटल कितनी रोड्स बनेगी, सीधे सीधे हिसाब में 4 दूनी 8 बनेगी, पर वो कह रहे हैं इसको मैप भी ड्रा करना है, जान ही छुड़ानी। तो एलो फिर टेलीफोन नंबर का पहले प्रॉब्लम, वो कह रहा जी कि टेलीफोन नंबर का उसने सवाल ये बताया कि जो टेलीफोन नंबर होते हैं वो अमूमन 9 डिजिट कोड होते हैं। आपको देख लें जो आपके मोबाइल नंबर हैं घर के किसी के भी आपके अपने, वो 9 डिजिट हैं। उसमें से जो पहले 2 डिजिट हैं वो होते हैं जनाब कंट्री कोड, जैसे पाकिस्तान का 92 है। अगले जो 3 डिजिट हैं वो सर्विस कोड होते हैं, जैसे मोबाइल लिंक का 300 से शुरू होता है, इस तरह यू फोन का 333 से शुरू होता है, 345 है टेलीनॉर का आया था, इसका जोंग का अपना कोड है, वो ये होते हैं। और जो आखिरी 4 फिर होते हैं डिजिट वो स्पेसिफिक नंबर होते हैं। अब उसने ये बताया कि जो पहला डिजिट होता है किसी भी अपनी कंपनी कोड का वो 0 नहीं हो सकता, वो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। यानी ये जो बता रहा है कि ये 1 से लेकर 9 तक होगा, ये 0 नहीं होगा। बाकी उसने बताया कि सारे 0 भी हो सकते हैं और 9 तक हो सकते हैं। तो वो कह रहे जनाब बता दें कि मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर एक किसी भी मोबाइल के सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। अब इसको तो आप छोड़ देना, ये अब है 1 से लेकर 9 तक है, जबकि ये 0 से लेकर 9 तक हैं। तो ये 10 बन गए, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10 दे, ये 10 और ये 10, ये बन गया 10 पावर 6, ये बन गया जनाब 10 लाख ज़रबे 9, 90 लाख। ये देखें 90 लाख इसका जवाब है। इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। एरिया कोड इज गिवन कांस्टेंट। अजान हो रही है, मैं वीडियो को रोक रहा हूँ जी, दोबारा फिर बात होती है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। अजान मुकम्मल हो गया। अजान सुनना ज़रूरी होता है, एक अजान जो है उसका जवाब देना ज़रूरी होता है। और अभी हमारे पास टाइम है, इसको मुकम्मल करते हैं, उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ते हैं। इशा का टाइम इस वक्त जनाब। हाँ जी, इसको आप करना क्या है, उसने कहा था कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पहला डिजिट होगा वो 1 से लेकर, जैसे आपका नंबर है मोबाइल लिंक का सपोज 300, वो जो पहले वाला 3 है वो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, मगर 0 नहीं हो सकता। अगले जो 6 डिजिट है वो 0 भी हो सकते हैं। तो फिर 0 से 9 तक आप करें तो 10 डिजिट आगे हर खाने में। तो फिर जनाब आप इसको ऐसा करेंगे कि वी हैव 7 स्लॉट्स टू फिल, ठीक है। डिटरमाइन द ऑप्शन फॉर ईच स्लॉट। जो पहला स्लॉट नंबर 1 है, ये वाली जो मैंने बताया था, ये आपकी 0 नहीं हो सकती। ये देखिए, ये किताब ये लिखा हुआ है, द लास्ट 7 digit represent द नंबर एंड इट कैनॉट बिगिन विद द 0। अच्छा, यहां उसने बताया द लास्ट 7 digit represent द नंबर। लास्ट 7 digit उसने कह रहा है कि 0 नहीं हो सकते। इस हिसाब से फिर ये, तो जो मैंने बात समझी थी वो ये थी कि शायद पहला नंबर 0 नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि आखिरी नंबर जो है वो 0, यानी सातों के सातों 0 नहीं हो सकते। अगर तो सवाल, अब मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा था। अगर तो वो कहना चाह रहा था कि पहला डिजिट नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं, फिर तो उसका जवाब एग्जैक्टली ये है कि बाकी 6 डिजिट हैं वो 10-10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 10 और उसके बाद आखिरी डिजिट की 9 है, तो ये जनाब बन जाएगा 9 लाख। अगर इसको इस तरह समझें कि भाई सातों के सातों जो है वो 0 नहीं हो सकते, तो फिर इसका मतलब है हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर है, यहाँ पर भी 9 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 आ जाएंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। अब आप जनाब कैलकुलेटर हाथ में ले लें और आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर आप इसका यहाँ पर लिख देंगे। अब आप इसको छोड़ दें स्लॉट 1 को, आप कह दें जी कि डिटरमाइन द ऑप्शन फॉर ईच स्लॉट कैन बी डिजिट फ्रॉम ऑप्शंस आर 0 से 9 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इस लाइन को मिटा दें आप, बस आप सिर्फ यहाँ पर बता दें कि कैनट बी 0, बस सिर्फ एक लाइन ये लिखें। आप इसको जहाँ मल्टीप्लाई कर दें, अब यहाँ पर 10 की जगह 9 करते जाएं, यहाँ भी 9 कर दें, यहाँ भी 9, 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 तो ये बन जाएगा 9 ज़रबे 10 की। अब इसको आप छोड़ दें डायरेक्ट, बस सिर्फ इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेटर आप अपने हाथ में रखें, नहीं है तो जनाब मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो मैं इसको अब देखिए ये सवाल कंसेप्चुअल था, इसको कई तरीके से आप समझ के कर सकते थे। आपको मैंने तरीके दोनों बता दिए हैं। अब दुआ करें मुझे कैलकुलेटर मिल जाए, जो हमेशा नहीं मिलता। लो जी, मिल गए ने। हाँ जी, 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9, ये जनाब बन गया आपका जी 1 2 3 4 5 6 7। ये भाई साहब बन गया आपका 4 7 8
2, 9, 6 और 9, 87,82,969 जो है ना वो नंबर ए कोड के अंदर आ सकता है। तो इसको जवाब को अब इस तरह आप कर लें, वरना जैसे पहले मैंने बताया था अगर उसको इस तरह आपने समझना है कि पहला डिजिट नहीं हो सकता, जीरो बाकी होते हैं, तो फिर जैसे मैंने बताया तो फिर ऐसे कर लें। अगला सवाल जो वो बड़ा आसान है, वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल रूट्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी पासिंग थ्रू सिटी बी। शर्त ये बताई जी कि ए से बी में हमारे पास 4 रोड्स हैं और बी से सी में हमारे पास 2 रोड हैं। तो पहले वो कह रहा है कैलकुलेट करें, तो 4 ज़रबे 2 रोड बराबर है, हमारे पास ये 8 रूट आ गए। उसके बाद उसने बताया जी कि इसको मैप बना दें, तो आप मैप बना दें। इसके अंदर आप ए लिख दें, नहीं लिखना है तो ये मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर आप लिख लें ए कैपिटल, इसके अंदर आप लिख दें बी और इसके अंदर आप लिख लें सी। तो जनाब इसको रूट बना दें और ये आपका आ गया जवाब। टोटल 8 रूट है, इधर से इधर इधर जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे करके भी जा सकते हैं। डायरेक्ट नहीं जा सकते, बाईपास करने का यहाँ पर जिक्र नहीं था, इसके लिए फिर आपको बाईपास बनाना पड़ेगा। तो लो जी, ये थे जनाब हमारे चैप्टर नंबर 1-2 के शॉर्ट क्वेश्चन। और अब असल मरला आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें फ्लो चार्ट्स भी करने होंगे पेज 66, 67 के, और एक एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट भी मॉडल पेपर का है, वो भी करा देता हूँ, मगर उसके लिए अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, इतना आसान काम नहीं है। तो आप अगली वीडियो देखते हैं, फिर दोबारा आपकी खिदमत में पेश होते हैं जी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।